हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हम पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, कक्षा का वातावरण अधिगमकर्ताओं की गणित की चिंता को दूर करने में प्रमुख भूमिका रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिति गणित कक्षा को डर और चिंता से मुक्त रखने का सूचक है? तो देखिए ज़्यादातर विद्यार्थियों में गणित में अनुत्तीर्ण होने की अनुभूति, तो ये हमें सही नहीं लग रहा। परिणाम आधारित आकलन, जिसका उद्देश्य सही उत्तर देने के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीक्रम करना, ये भी नहीं। बच्चों द्वारा दैनिक जीवन संबंधित समस्याएं प्रस्तुत करना एवं हल करना, ये सही है। कक्षा में अध्यापकों का प्रत्येक बच्चे के साथ अर्थपूर्ण रूप से कार्य करना, तो इसका है आंसर है दूसरा, सी एंड डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। एक शिक्षक का सकारात्मक कक्षा कार्य का वातावरण एवं दैनिक जीवन से संबंध समस्या का समाधान छात्रों की चिंता को कम करने और छात्रों के भावनात्मक और व्यवहारिक विनियमन करने में मदद करता है। सीखने की सकारात्मक संस्कृति को जब शिक्षक बढ़ावा देते हैं तो शिक्षार्थियों में उच्च प्रेरणा प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है, जिससे सीखने के अद्भुत परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? तो हमें इसमें नेगेटिव बताना है, ठीक है। तो हम सिर्फ नेगेटिव वाला देखेंगे इसका। देखो, यह शिक्षकों को समय और संसाधनों को व्यवस्थित करने में मदद करता है, सही है। यह विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर संतुलित जोर देने में मदद करता है। यह विषय वस्तु की एक व्यवस्थित, अनुक्रमिक और श्रेणीबद्ध व्यवस्था तय करने में मदद करता है। यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करता है। तो ये हमें नेगेटिव लग रहा है, तो इसका चौथा वाला है, ठीक है आंसर। देखिए इकाई योजना के गुण इस प्रकार हैं, सुनिए। यह अधिगम स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला से निपटने के लिए यह लचीली योजना है। और दूसरा क्या है, यह छात्रों में आत्मविश्वास, दृढ़ता, सुरक्षा आदि जैसे गुणों का क्या करता है, विकास करता है। तीसरा है, यह शिक्षक को विद्यार्थियों के सहयोग से अपने विचारों को क्रियान्वित करने का अवसर प्रदान करता है। चौथा है, यह शिक्षक को विद्यार्थी के सहयोग से अपने अति विचारों के साथ प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। और पांचवा है, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सुदृढ़ योजना है। छठवां, शिक्षक बच्चों के मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु को व्यवस्थित, तार्किक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। इसका क्या है, सातवां, यह बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, कौशल और वैज्ञानिक जांच विकसित करता है। देखिए विद्यार्थियों की गणित में अवधारणात्मक त्रुटि को रोकने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग करेंगे? ठीक है, तो देखना, अब अवधारणा के अधिगम के लिए व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेंगे, एक समृद्ध गणित वातावरण प्रदान करेंगे जो कि अवधारणा की गहरी समझ की ओर लेकर जाएगा। चर्चा के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ए वाले हमें, ए वाला पॉजिटिव लग रहा है, ए वाला भी और ए वाला भी। कैलकुलेटर का जहाँ भी कैलकुलेटर है वो हमें नेगेटिव टैग वर्ड रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर तो वाला होगा नहीं, सूत्र, कैलकुलेटर, ये सब प्रश्न देने दिए जाएंगे, तो ये सब क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड हैं। तो इसके लिए ए बी सी, तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा। देखिए यह एक छात्र के काम की समीक्षा करने और फिर गलत फहमी के पैटर्न की तलाश करना, गणित में त्रुटियां तथ्यात्मक, प्रक्रियात्मक या वैचारिक आदि कारणों से हो सकती हैं। त्रुटि विश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग आमतौर पर छात्र त्रुटियों के कारणों की पहचान करने के लिए किया जाता है जब वे लगातार गलतियां करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एक माध्यमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को 1 मीटर लंबी रस्सी का टुकड़ा दिया। उसने उन्हें एक सूची बनाने को कहा जिसमें आसपास की उन वस्तुओं को लिखना है जो कि 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर से थोड़ी कम या अधिक है, दुगनी है या 1 मीटर से आधी है। इस स्थिति के लिए निम्न कथनों में कौन सा सही है? देखिए हमें देखने में टफ लग रहा है लेकिन नहीं है। कक्षा में लंबाई की मानक, इस ये थोड़ा सा गलत लिख गए, लंबाई है कि मानक इकाई का परिचय देने के लिए इस क्रियाकलाप का उपयोग किया जा सकता है। इससे छात्रों को दैनिक जीवन में वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो देखिए ए जाना इसका सुइटेबल लग रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। और यह एक अच्छा क्रियाकलाप जिसे सेंटीमीटर
परिवर्तित करने या इसके विलोम सूत्र को, तो ये तो हो नहीं सकता। इस प्रकार क्रियाकलाप केवल गृह कार्य के लिए दिया जाना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, गृह कार्य दिया जाना चाहिए घर के लिए, ठीक है, प्रश्नों को हल करने के लिए किया जा सके, ये भी नहीं होगा। तो इसका होगा ए और बी, ए और बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, गणित शिक्षा, इसका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब इसका व्याख्या की गई। गणित शिक्षा में क्रिया शिक्षण जिसकी उत्पत्ति परिपक्वता के क्रमशः प्राकृतिक स्तर में वृद्धि से है। इससे पहले कि हम वयस्कता से जुड़ी दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियों के बारे में चिंतित हो, हम स्वतंत्र रूप से एक खेल के रूप में सीखने पर विचार कर सकते हैं। और शोध से पता चलता है कि अजीबोगरीब टिप्पणियां और अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति उत्तेजना जिज्ञासा की कारण हो सकती हैं। गेमिंग और सीखने की रणनीति सीखने के हमारे शौक को मनोरंजन के साधन और बच्चों की अगली पीढ़ी को निर्देश देने के लिए एक उपकरण के रूप में अग्रसर किया जा सकता है। गणित शिक्षा में क्रिया सीखने की प्रेरणा धीरे धीरे खेल जीतने से वास्तविक दुनिया के क्रिया में सफलता में बदल जाती है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित को ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां विद्यार्थी गणित को अपने जीवन के अनुभवों के एक भाग के रूप में समझे, गणित को स्कूली जीवन के एक भाग के रूप में समझे, महत्वपूर्ण समस्या समाधान है तो सूत्र को याद करें, तो ये तो होगा ही नहीं, संदर्भ आधारित समस्या को हल करने है तो अभिसारी चिंतन, ये भी नहीं होगा। तो इसका मेन है, इसका आंसर पहला वाला, गणित को अपने जीवन के अनुभवों को एक भाग के रूप में समझे। तो पहले एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण की एक ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का एक हिस्सा बने। बच्चों में तार्किक और समस्या समाधान क्षमता का विकास करना गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए बच्चों की क्षमताओं का विकास करना गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, जिसका अर्थ है कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणित किया जाना चाहिए। देखिए, जॉर्ज पोलिया के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरण हैं। यह चरण नीचे एक यादृच्छिक क्रम में सूचीबद्ध है। तो इसमें क्या करना चाहिए, देखो चरण है इसके, एक योजना तैयार करें, योजना को अंजाम दें, समस्या को समझें, पुनः जांच करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समस्या को समझें, सबसे पहले तो समस्या को समझें, फिर उसके बाद एक योजना तैयार करें। तो पहले सी, फिर उसके बाद ए वाला इसका तैयार करें, फिर योजना को अंजाम दें, फिर होगा बी, इसके बाद हम क्या करें, लास्ट में उसकी जांच करें। तो इसका हो जाएगा तीसरा वाला करेक्ट, CABD। इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं। देखिए, लगभग 100 साल पहले जॉर्ज पोलिया ने सभी प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए एक 4 चरणीय पद्धति तैयार की। समस्या को समझें, एक योजना बनाएं, योजना को क्रियान्वित करें और पुनः विचार करें। यह विधि सरल है और अच्छी तरह से सामान्यीकरण करती है। अब यह समस्याओं को हल करने एक उत्कृष्ट तरीका बन चुका है। देखिए, माध्यमिक विद्यालय में ये क्वेश्चन है हमारा, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। तो महत्व दिया, तो इसका देखो आंसर, ये क्वेश्चन, ये उसके ऑब्जेक्टिव दिए, महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल समस्या संख्याओं का बार बार योग है। महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रक्रिया का हमें क्या करना चाहिए, चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। इसका देखिए व्याख्या, माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए प्रक्रिया चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना, विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कण को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को कथन सत्ता और असत्ता को प्रमाणित करना। तो इससे विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कण को क्या करना चाहिए हमें, इसमें क्या करना चाहिए, संख्याओं और संक्रियाओं का संचालन निपुण करना, पहला आंसर है इसका, ठीक है। देखिए, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना
वस्तुतः गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है, जबकि प्रश्न में दिए गए अन्य सभी विकल्प गणित शिक्षण का के विस्तृत उद्देश्य है। देखिए विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अध्यापका को शुरू में ही समस्या को हल प्राप्त करने के चरणों की वह दर्शन जिसमें व्याख्या कर देनी चाहिए, सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, हतोत्साहित भी नहीं होगा। विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि भी प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों में अवलोकन करे, तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा।